क्या ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? हर कैंसर क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन हर पेशेंट ट्रीट हो सकता है। हर कैंसर का पेशेंट मरीज कोई फर्स्ट स्टेज में नहीं होगा, कोई थर्ड स्टेज में होगा, कोई फोर्थ स्टेज में होगा। तो स्टेज के हिसाब से इसके आउटकम्स होते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है तो पूरा ब्रेस्ट हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर पेशेंट चाहे तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। क्या ये धारणा है या वाकई ऐसा होता है? ब्रेस्ट की सर्जरी जो मेन सर्जरी होती है वो दो तरह की होती है। पहली सर्जरी होती है जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, और दूसरी सर्जरी होती है जिसमें हम कंप्लीट ब्रेस्ट निकालते हैं, जिसको हम मैस्टेक्टोमी कहते हैं। तो सर्जन की जो कोशिश होती है, इफ पॉसिबल तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी की जाए। क्या हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है या फिर बिना सर्जरी के भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है? जनरली हम स्टेज 1 और 2 इसके अंदर अमूमन सर्जरी की जाती है। स्टेज 3 में हम लोग ट्यूमर का साइज बड़ा होने की वजह से पहले उसको श्रिंकेज करके, जिसको कन्वर्जन बोलते हैं, कीमोथेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी या फिर टारगेट थेरेपी के माध्यम से उसको श्रिंक करते हैं। उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। स्टेज 4 में बहुत हद तक कैंसर पेशेंट की सर्जरी नहीं की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ती है? ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हुई है जिसमें पार्ट ऑफ ब्रेस्ट निकाला गया है, तो ब्रेस्ट उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी मैंडेटरी हो जाती है। और अगर ब्रेस्ट पूरा निकाला गया है, जिसको हम मैस्टेक्टोमी कह रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट स्टेज क्या है। हार्मोन थेरेपी ये ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये हार्मोन थेरेपी क्या है और ये काम कैसे करती है? हार्मोन थेरेपी स्पेसिफिकली या तो हार्मोन पॉजिटिव HER2 नेगेटिव या फिर ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में यूज की जाती है। ये टारगेटेड थेरेपी क्या होती है? इसे कब दिया जाता है? हार्मोन थेरेपी भी एक टारगेटेड थेरेपी है। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को आप टारगेट कर रहे हो और उसको बंद कर रहे हो, तो इट इज लाइक अ टारगेटेड थेरेपी। ने जब भी कैंसर का जिक्र किया है, कैंसर के बारे में बात करी है, तो उसके इलाज के तौर पर हमेशा कीमोथेरेपी का नाम सुना है। क्या सिर्फ कीमोथेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे आम कैंसर है। हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम ललन टॉप पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज़ जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अब तक हमने जाना कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण हैं। इन एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के इलाज पर। डॉक्टर से समझेंगे क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरी तरह मुमकिन है, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं, किस पेशेंट के लिए कौन सा इलाज बेस्ट है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये सब कैसे काम करती हैं, और भी कई ज़रूरी सवालों के जवाब मिलेंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिनीश जैन, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे एंड नोबल हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल एंड सूर्या सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑन्कोलॉजी, सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल एंड सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से। और डॉक्टर मुर्तज़ा बोहरा, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर मिनीश, इस इंटरव्यू की शुरुआत सबसे ज़रूरी सवाल से करते हैं। क्या ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? क्या एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट 100% क्योर हो सकता है? वर्ड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर कैंसर क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन हर पेशेंट ट्रीट हो सकता है। क्योर का मतलब होता है कैंसर का नहीं वापिस आना। हर कैंसर का पेशेंट मरीज कोई फर्स्ट स्टेज में नहीं होगा, कोई थर्ड स्टेज में होगा, कोई फोर्थ स्टेज में होगा। तो स्टेज के हिसाब से इसके आउटकम्स होते हैं। आपको इसमें ये बोल सकते हैं कि हर पेशेंट ट्रीट होता है, क्योर हर पेशेंट नहीं हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही विचित्र है। हमारा हर 4 मिनट में एक पेशेंट डायग्नोज हो रहा है, हर 13 मिनट में एक डेथ हो रही है कैंसर से। 2030 में हम ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज्यादा डेथ को विटनेस करने वाले, और ये आज 27% फीमेल्स का कैंसर का ग्रुप बनता है। तो इतना जो प्रॉब्लम है हमारा, और हमारे जो प्रॉब्लम से 50% ऑफ आवर पेशेंट्स आर इन स्टेज 3। 15 से 20% लोग हमारे स्टेज 4 में है। अर्बन पॉपुलेशन में ही आपको अर्ली स्टेज कैंसर मिलता है जो कि क्यूरेबल होता है।
तो एडवांस स्टेजेस में कैंसर को क्योर करना पॉसिबल नहीं है। आप यदि यूएस से हमारा कंपैरिजन करोगे तो 5 साल का उनका सर्वाइवल है 90%, हमारा है 66%। हमारे जो पेशेंट्स है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, थर्ड फोर्थ स्टेज के कैंसर है, प्लस हमारी ट्रीटमेंट्स की सुविधाएं आखिर पेशेंट तक नहीं पहुंच रही है, हर जगह टर्शियरी केयर नहीं है, डायग्नोसिस लेट हो रहा है। फैमिलीज में काफी सारी दिक्कतें होती है कि फीमेल पेशेंट्स को मेल डॉक्टर्स के पास जाना, कोई मेल को उनके साथ ले जाना, उनकी ट्रीटमेंट पूरी करवाना, डायग्नोसिस सही समय पे होना, और फिर ये जो एग्रेसिवनेस हमारे जो ट्यूमर्स का, तो ये सब चीजें पेशेंट को क्योर करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में कैंसर यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो क्यूरेबल है। WHO की रिपोर्ट थी कि यदि आप कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं अर्ली स्टेज में और क्विक ट्रीटमेंट करते हो तो उसका सबसे अच्छा आउटकम है, और 90-95% कैंसर्स कैन बी क्योर्ड इन अर्ली स्टेजेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष, ये चीज़ क्लियर करने के लिए हमारे ऑडियंस के लिए। और डॉक्टर श्रीकांत, अगला सवाल मेरा आपसे है। हमारे देश में कैंसर के अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं, थेरेपीज़ हैं, सर्जरीज़ हैं, और आज के एपिसोड में इन सारे इलाजों पर हम बहुत ही तफसील से बात करेंगे एक एक करके। शुरुआत हम सर्जरी से कर रहे हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर में किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है तो ब्रेस्ट का कौन सा हिस्सा सर्जिकली रिमूव किया जाता है ताकि कैंसर निकल जाए शरीर से? जब भी हम किसी कैंसर की सर्जरी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ट्यूमर, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की बात करें तो ब्रेस्ट को हम 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली, और ट्यूमर का लोकेशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंगली सर्जरी कैसी की जानी है वो डिसाइड होती है। ट्यूमर का साइज कितना है, पेशेंट के ब्रेस्ट के साइज के प्रोपोर्शन में ट्यूमर का साइज कितना है, पेशेंट की एज क्या है, तो मल्टीपल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह की सर्जरी करनी है। और जब ट्यूमर की सर्जरी की जाती है तो एक वाइड मार्जिन ली जाती है सो दैट कि ट्यूमर का कोई भी पार्ट बचा ना रह जाए सर्जिकल फील्ड में, क्योंकि अगर ट्यूमर का कोई पार्ट बचा रह जाता है तो उस कंडीशन में ट्यूमर के रिकरेंस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो सर्जन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि एक वाइड मार्जिन लिया जाए। बट वाइड मार्जिन के साथ चूंकि आज मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर जो अर्ली स्टेज में डायग्नोज होते हैं, जो कैंसर जिनकी हम सर्जरी करने जा रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि अप टू स्टेज 3 होगा, क्योंकि स्टेज 4 में हम जनरली सर्जरी करते नहीं। तो अप टू स्टेज जनरली क्यूरेबल होते हैं, ऑल्दो रिस्क ऑफ रिकरेंस रहते हैं अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंगली। बट हमें चूंकि ये क्यूरेबल कैंसर है जहां हम सर्जरी कर रहे हैं तो कॉस्मेसिस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में, इनफैक्ट अनमैरिड फीमेल्स में भी काफी कॉमन हो गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन ब्रेस्ट का किया जाए। तो अगर बहुत वाइड मार्जिन लेकर अगर ट्यूमर को निकालने की कोशिश करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट कॉस्मेसिस इस लेवल का मेंटेन रहे कि पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल लेटर ऑन प्रॉब्लम ना आए जब पेशेंट की डिजीज क्योर हो जाए। तो डिफरेंट टाइप की सर्जरी होती है, जिसमें ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी होती है या कंप्लीट मेस्टेक्टोमी होती है। इस मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि किस तरह की सर्जरी हम करना चाहते हैं और पेशेंट का क्या चॉइस। डॉक्टर साहब, पर जो आम धारणा है वो ये है कि जब ब्रेस्ट कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है तो पूरा ब्रेस्ट हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर पेशेंट चाहे तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। क्या ये धारणा है या वाकई ऐसा होता है? नहीं, ये एक धारणा है, क्योंकि ब्रेस्ट की सर्जरी जो मेन सर्जरी होती है वो दो तरह की होती है। पहली सर्जरी होती है जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, और दूसरी सर्जरी होती है जिसमें हम कंप्लीट ब्रेस्ट निकालते हैं, जिसको हम मेस्टेक्टोमी कहते हैं। तो सर्जन की जो कोशिश होती है, इफ पॉसिबल तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी की जाए, क्योंकि अगर आप आउटकम देखें और रिस्क ऑफ रिकरेंस देखें तो चाहे हम पूरा ब्रेस्ट निकालें या सिर्फ ट्यूमर का पार्ट जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कह रहे हैं, अगर वो करें तो रिस्क ऑफ रिकरेंस दोनों में एक समान होते हैं, क्योंकि उसके लेटर ऑन का जो ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी हो, वो होना ही होना है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट्स के ट्यूमर का साइज क्या है, ट्यूमर का लोकेशन ब्रेस्ट में कहां पर है, पेशेंट की एज क्या है, कोमॉर्बिडिटी कैसी है। तो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट पूरा ब्रेस्ट निकालना है एवरी स्टेज ऑफ ट्यूमर में, ये जरूरी नहीं। ओके, डॉक्टर मुर्तज़ा, एक बात ये बताइए, क्या हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या फिर बिना सर्जरी के भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है? देखिए, सर्जरी का निर्णय इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज कौन सी है, ट्यूमर का साइज कितना है, और पेशेंट की एज और मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरली हम स्टेज 1 और 2, जिसको हम लिमिटेड स्टेज या फिर अर्ली स्टेज का कैंसर बोलते हैं, इसके अंदर अमूमन सर्जरी की जाती है।
स्टेज 3 में हम लोग ट्यूमर का साइज बड़ा होने की वजह से पहले उसको श्रिंकेज करके, जिसको कन्वर्जन बोलते हैं, कीमोथेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी या फिर टारगेट थेरेपी के माध्यम से उसको श्रिंक करते हैं। उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। स्टेज 4 में जनरली हम जिसको हम मेटास्टैटिक कैंसर या फिर एडवांस स्टेज का कैंसर या फिर फैला हुआ कैंसर बोलते हैं, इसमें बहुत हद तक कैंसर पेशेंट की सर्जरी नहीं की जाती है, क्योंकि कैंसर ऑलरेडी दूसरे ऑर्गन में अगर स्प्रेड हो चुका है तो सर्जरी से उसके ओवरऑल सर्वाइवल यानी उसके जीवन की लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ट्यूमर की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन या ब्लीडिंग या उस फंगेटिंग मास की वजह से कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम कभी कभी टॉयलेट मास्टेक्टोमी यानी कि डीबल्किंग सर्जरी, जितना हो सके ट्यूमर को निकालने का प्रयत्न करते हैं। अदरवाइज स्टेज 4 में जनरली सर्जरी नहीं की जाती। ओके, डॉक्टर मनीष, मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहती हूँ कि एक लंपेक्टमी और मेसेक्टमी में फ़र्क क्या होता है? लंपेक्टोमी में हम सिर्फ ट्यूमर या उसके सराउंडिंग टिश्यू को निकाल देते हैं। ये इसको ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी भी बोलते हैं। लंपेक्टोमी में काफी सारे सेगमेंटल मैस्टेक्टोमी, कॉन्ट्रैक्टेक्टोमी, पार्शियल मैस्टेक्टोमी, इस तरह से भी वर्ड होता है। मैस्टेक्टोमी में आप पूरा ब्रेस्ट निकाल रहे हो। इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंपल मैस्टेक्टोमी। यदि आप सिंपल मैस्टेक्टोमी कर रहे हो तो आप पूरे ब्रेस्ट को निकाल रहे हो और एक्जिला को आप सिर्फ एक सेंटिनल नोड निकाल रहे हो। यदि आप मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी कर रहे हो तो फिर आप ब्रेस्ट भी निकाल रहे हो और उसके साथ में आपने एक्सिलरी डिसेक्शन भी किया है। इसके अलावा स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टोमी होती है, जिसमें कि आप निपल एरियोला तो निकालते हो लेकिन स्किन रख देते हो, तो तभी की तभी आप ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जिसका काफी अच्छा शेप आता है। या तो उसमें आप प्रोस्थेसिस डाल सकते हो या पैड ग्राफ्टिंग कर सकते हो। निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स भी बचा के आप सर्जरी कर सकते हो, जिसको बोला जाता है निपल एरियोला स्पेयरिंग सर्जरी। ये लेकिन बहुत ही लिमिटेड पेशेंट जो कि स्किन से दूर है, 2 सेंटीमीटर से कम है, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स से 2 सेंटीमीटर दूर है, ऐसे लोगों में वो ट्यूमर निकाला जाता है, अंदर के ब्रेस्ट का सब हिस्सा निकाला जाता है। इसमें बेसिकली हम क्या निकालते हैं? ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं और पेक्टोरल फेशिया के ऊपर का सारा टिश्यू निकाल लेते हैं और एक्सिलरी नोड का सिर्फ सैंपलिंग किया जाता है। जब आप हेल्स्टेडियन सर्जरी बोलते हैं, जो कि आज की डेट में नहीं होती है, जो शुरुआत में होती थी, जिसमें बहुत एडवांस मैलिग्नेंसीज आते थे, तो उसमें पेक्टोरल मसल भी निकलता था और एक्सिलरी नोड्स भी डिसेक्ट होती थी, लेकिन इतनी एग्रेसिव सर्जरीज आज की डेट में नहीं होती है। तो लंपेक्टोमी और मैस्टेक्टोमी, इनमें आउटकम में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट एक स्टडी हुआ था जिसमें उन लोगों ने, और ये 20 साल की करीब करीब अभी डाटा है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी वर्सेस मैस्टेक्टोमी। जब आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कर रहे हो तो उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। एक ब्रेस्ट क्यू सर्वे किया था 560 पेशेंट्स में, और इसमें जाना गया था कि यदि यूनिलैटरल मैस्टेक्टोमी या डबल मैस्टेक्टोमी, जो ब्राका पॉजिटिव पेशेंट्स में होती है, दोनों ब्रेस्ट निकाल देते हैं और इस तरह से वो ब्रेस्ट रिस्क रिडक्शन सर्जरीज भी होती है। तो उसके अंदर आपको यह देखा गया है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में सोशल, इमोशनल, सेक्सुअल लाइफ बेटर होती है और ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू मैस्टेक्टोमी। एंड कभी कभी मैस्टेक्टोमी के बाद रेडिएशन भी देना पड़ता है, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज्यादा अफेक्ट होती है। इसके अलावा एक रिस्क रिडक्शन सर्जरी होती है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर तो है नहीं, लेकिन रिस्क रिडक्शन करने के लिए हम सर्जरी करते हैं। तो इसमें हम निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स और स्किन पूरा स्पेयर करते हैं ताकि नॉर्मल की तरह ही ब्रेस्ट लगे, और इसमें ब्रेस्ट टिश्यू निकाला जाता है। और मैस्टेक्टोमी का सिर्फ एक एडवांटेज है जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो, वो है कि आपका जो रिकरेंस रेट है सेकंड कैंसर का सेम ब्रेस्ट में, वो कम होता है कंपेयर टू ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। और मैस्टेक्टोमी कहीं कहीं कंपलसरी है, जैसे कि ट्यूमर साइज बड़ा है, पहले ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हो चुकी है, पेशेंट यदि प्रेग्नेंट है और आपको रेडिएशन अवॉइड करना है, और पेशेंट यदि चाहता है कि मेरी पूरी ब्रेस्ट निकल जाए, उनको डर है इस तरह के, या उनको लूपस वगैरह जैसे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स है जिसमें रेडिएशन देना मुश्किल है, या मल्टीसेंट्रिक डिजीज है, तो इस तरह के केसेस में आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं कर सकते हो। 70% पेशेंट्स में आज की डेट में या तो पहले कीमो देके श्रिंक करके या पहले ही ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी पॉसिबल है। मैं अपने ऑडियंस के लिए एक बार चाहूँगी कि आप बहुत ही आसान भाषा में एक फ़र्क ये समझा दें। मैसेक्टमी में पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की जाती है,
और लंपेक्टमी में सिर्फ हिस्सा निकाला जाता है जिसमें वो ट्यूमर होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। ओके। और ऑल्सो आपने एरियोला कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया है कई बार अपने जवाब में। क्या ये निप्पल के अराउंड का एरिया होता है? यस, निप्पल के सराउंडिंग जो डार्क एरिया होता है उसको एरियोला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और उसको ज्यादा करके नहीं बचाया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जो अर्ली कैंसर्स है और जिनके कैंसर्स बहुत छोटे हैं, जो 2 सेंटीमीटर दूर है निप्पल एरियोला से और जिनका स्किन में टच नहीं है, ऐसे लोगों में निप्पल एरियोला बचाने से उनका ब्रेस्ट का जो आउटकम आता है वो ऑलमोस्ट नेचुरल आउटकम आता है। पता भी नहीं चलता है कि इनकी सर्जरी हुई है। डॉक्टर श्रीकांत, क्या ऐसी सर्जरीज करवाने के बाद अगर वो महिला प्रेग्नेंट होती है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, क्या वो करवा सकती है ब्रेस्ट फीड बच्चे को? नहीं, ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि जैसा डॉक्टर मिनीश सर ने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स को निकाल दिया जाता है। बहुत अगर छोटा ट्यूमर है, अर्ली स्टेज का ट्यूमर है और निप्पल एरियोला से काफी दूर है वो ट्यूमर, तभी निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स को बचाया जा सकता है। बट सर्जरी के दौरान जो एक नॉर्मल एनाटोमी है वो इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि आई डोंट थिंक कि फ्रॉम दैट पार्ट क्या कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल हो पाता है। ऑल्सो डॉक्टर श्रीकांत, मैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये कैसे काम करती है? ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है। जैसे अगर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हुई है जिसमें पार्ट ऑफ ब्रेस्ट निकाला गया है अलोंग विद द एक्सिलरी नोड्स, तो ब्रेस्ट उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी मैंडेटरी हो जाती है। और अगर ब्रेस्ट पूरा निकाला गया है जिसको हम मैस्टेक्टोमी कह रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट स्टेज क्या है। अगर सपोज की बीमारी अर्ली स्टेज की है बट फिर भी फियरफुल फैक्टर या कोई और फैक्टर की वजह से पेशेंट चाहता है कि मैं पूरा ब्रेस्ट निकलवाऊं, उस कंडीशन में रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर पूरा ब्रेस्ट निकलवाने के बाद ट्यूमर का साइज बड़ा है, जैसे मोर देन 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर हो, या एक्जिला, चूंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्जरी जिसमें एक्जिला से नोड्स निकाले जाते हैं, अगर नोड पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में पूरा ब्रेस्ट निकलवाने के बावजूद भी पेशेंट को रेडियोथेरेपी लेनी पड़ती है। लेकिन ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, ट्यूमर किसी भी स्टेज पर हो, कितना भी साइज छोटा हो, अगर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हुई है तो चूंकि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में एक पार्ट निकाला जाता है, कैविटी बनती है, वहां पर रिस्क ऑफ रीअकरेंस काफी हाई होता है। इसलिए उस रिस्क ऑफ रीअकरेंस को कम करने के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी ये कैसे देते हैं पेशेंट को? रेडियोथेरेपी देने के अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहले बड़े क्रूड टेक्निक्स, कोबाल्ट मशीन से रेडियोथेरेपी दी जाती थी, बड़ा क्रूड मेथड था जिसके साइड इफेक्ट काफी होते थे। अब आजकल 3D CRT टेक्निक से रेडियोथेरेपी दी जाती है। IMRT एक टेक्निक है जिसमें इमेज गाइडेड, और IGRT टेक्निक है, ये सब इमेज गाइडेड टेक्निक है। इनका पर्पस बेसिकली ये होता है कि जो रेडिएशन का फोकस हो बिल्कुल ट्यूमर साइट पर हो और जो नॉर्मल टिश्यू हो वो कम इफेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर है तो लेफ्ट ब्रेस्ट के जस्ट पीछे आपके हार्ट होते हैं, तो अगर हार्ट पर बहुत अधिक रेडिएशन जाता है तो पेशेंट्स को लेटर ऑन हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। और पहले ये देखा गया था कि जिन पेशेंटों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और रेडिएशन लगा है उनको दूसरे कैंसर, सेकेंडरी मैलिग्नेंसी होने के चांसेस, लाइक थायराइड कैंसर होने के चांसेस या लिम्फोमा टाइप की बीमारियां होने के चांसेस रहते थे। तो ये जो नई टेक्निक्स आई हैं इससे बिल्कुल कॉन्साइज तरीके से रेडिएशन का जो रेज होता है बिल्कुल कॉन्साइज तरीके से सिर्फ ट्यूमर बेड पर जाता है, सो दैट कि पेशेंट्स के रिस्क ऑफ रिकरेंस को कम किया जा सके और एक्स्ट्रा जो नॉर्मल टिश्यू है उनके डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। डॉक्टर मुर्तज़ा, हमने जब भी कैंसर का जिक्र किया है, कैंसर के बारे में बात करी है, तो उसके इलाज के तौर पर हमेशा कीमोथेरेपी का नाम सुना है। या क्या सिर्फ कीमोथेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है? सिर्फ कीमोथेरेपी से? सबसे पहली बात तो कि खाली कीमोथेरेपी से कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज में हमारे पास प्रेजेंट हुआ है। जनरली कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी तीनों के कॉम्बिनेशन से हम अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर और लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं। ओनली कीमोथेरेपी सेलेक्टेड केसेस जैसे कि मेटास्टैटिक कैंसर यानी स्टेज 4 कैंसर, एडवांस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में ओनली कीमोथेरेपी से हम पेशेंट का इलाज करते हैं। कीमोथेरेपी के डिफरेंट जो वेज होते हैं, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सबको मिला के हम बोले तो सिस्टेमिक थेरेपी हम बोलते हैं।
कीमोथेरेपी एक बहुत कन्वेंशनल वर्ड हो गया कि कीमोथेरेपी के अलावा जो नई टेक्निक्स है जैसे कि हार्मोन थेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, तो इन सब का समावेश करके हम स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स का ट्रीट करते हैं, जिसमें जनरली सर्जरी हम अवॉइड करते हैं। रेडिएशन सेलेक्टेड केसेस में, जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन है, बोन कैंसर बोन्स में स्प्रेड हो चुका है, ऐसी कंडीशन में हम रेडिएशन का यूज करते हैं। अदरवाइज कीमोथेरेपी ओनली एंड ओनली इस स्टेज 4 पेशेंट में ही खाली ट्रीटमेंट का एक जरिया होता है। अदरवाइज सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है अर्ली स्टेज के कैंसर को ट्रीट करने। जी, हम बाकी सर्जरीज़ के बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे, जैसे आपने इम्यूनोथेरेपी का जिक्र किया, टारगेटेड थेरेपी का जिक्र किया, हार्मोन थेरेपी का जिक्र किया। डॉक्टर मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, इससे जुड़े कई साइड इफ़ेक्ट्स भी सुनने को मिलते हैं, पर आज साल 2025 में भी क्या इतने ही कॉम्प्लिकेटेड साइड इफ़ेक्ट्स एक पेशेंट को महसूस होते हैं? क्या उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता? साइड इफेक्ट्स देखो, बेसिकली कीमोथेरेपी कैसे काम करता है। कीमोथेरेपी फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मारता है, तो जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स है वो हमारे शरीर में एक तो ट्यूमर के होते हैं, और इसके अलावा रेड सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, जो हमारे ब्लड में के सेल्स हैं, हमारे बाल होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, और हमारे मुंह में की अतड़ियों में की लाइनिंग जो हम म्यूकोजा बोलते हैं। तो ये फास्ट ग्रोइंग सेल्स है जो कि कीमोथेरेपी से मरने वाले हैं। जब अच्छे सेल्स फास्ट ग्रोइंग है तो वो भी कीमो के साथ में मरने वाले, तो इससे साइड इफेक्ट आने ही वाले। बाल जाएंगे, आपको मुंह में छाले आ सकते हैं, WBC कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो इस तरह से प्लेटलेट कम हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे साइड इफेक्ट्स आती है। लेकिन आज हमारे पास WBC बढ़ाने के इंजेक्शन से, प्लेटलेट बढ़ाने के इंजेक्शन से, नौशिया वॉमिटिंग के लिए हम काफी अच्छी दवाइयां यूज कर रहे हैं, जो नौशिया वॉमिटिंग 95% पेशेंट्स में साइड इफेक्ट नहीं होते, और जो भी साइड इफेक्ट है वो बहुत ही लिमिटेड और टॉलरेबल है, और ट्रीटमेंट खत्म होते ही वो खत्म हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डॉक्सोरोबिसिन से, न्यूरोपैथी आ सकती है पैक्लिडेक्सेल सिस्प्लाटिन से, या फिर कुछ पेशेंट्स में जैसे इम्यूनोथेरेपी यूज हो रहा है तो उनके अंदर लीवर टॉक्सिसिटी, लंग टॉक्सिसिटी, थायराइड टॉक्सिसिटी आ रही है। कोई जो टारगेटेड थेरेपीज पे है तो उनमें कुछ और ऑर्गन डैमेजेस आ सकते हैं। आई टॉक्सिसिटी आती है हार्मोनल ट्रीटमेंट से, बोन की ऑस्टियोपोरोसिस आती है हार्मोनल ट्रीटमेंट से। सो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर है, लेकिन इनको मॉनिटर करके एक लिमिटेड साइड इफेक्ट आने पे उनको या तो दवाई को मॉडिफाई करो, उनकी ट्रीटमेंट शुरू करो और उसको ढंग से कंट्रोल करो, तो ये बहुत ही आसान है। और जिस हिसाब से हमको दवाई करने से फायदा मिलता है उसके कंपैरिजन में ये साइड इफेक्ट्स बहुत ही निग्लिजिबल है। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, टैमॉक्सिफेन दवाई से जितना बेनिफिट होता है उससे बहुत रेयरली एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। लेकिन ये एंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है वो अर्ली स्टेज का होता है, क्यूरेबल होता है। तो कैंसर के डर से ट्रीटमेंट ना देने से काफी सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगी। कीमोथेरेपी के भी जो साइड इफेक्ट्स है, पहले के जमाने में, आज जब मैंने कीमोथेरेपी ज्वाइन किया था यानी ऑन्कोलॉजी 1994 में, तब तो कीमोथेरेपी की वॉमिटिंग्स की जो दवाई थी वो थी करीब करीब 900 रुपए का एक इंजेक्शन। तो लोग सोचते थे कि उल्टी ही कर लूं इतना महंगा इंजेक्शन लेने से। आज वो दवाइयां इतनी सस्ती हो गई है कि हमको उसका कोई टेंशन ही नहीं बचा है, ऑन्डेंसेट्रॉन। तो इसीलिए ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्शन उस जमाने में 7,000 रुपए का एक इंजेक्शन था, आज 300 रुपए में मिल रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी पॉसिबल है, सारे जो दवाइयां है बहुत इजीली अवेलेबल है, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, और लोगों को इसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर श्रीकांत, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन और बचा है कीमोथेरेपी पर। डॉक्टर्स कीमोथेरेपी देना कब बेहतर समझते हैं, सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद? क्या फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं? कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले देना है या सर्जरी के बाद देना है, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पर। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि पेशेंट्स की जो डिजीज डायग्नोज हुई है किस स्टेज पर डायग्नोज हुई है, और दूसरा ट्यूमर का कैरेक्टर क्या है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अलग अलग कैरेक्टर्स की बीमारियां होती हैं, जो मोस्ट एग्रेसिव कैंसर होते हैं, जिसको हम ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, या HER2/neu एक फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से बेसिकली एक ड्राइवर म्यूटेशन है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर सेल ग्रो करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट्स ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है या HER2/neu पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस कंडीशन में अर्ली स्टेज में भी हम पहले कीमोथेरेपी सेलेक्ट करते हैं।
और अगर कोई पेशेंट ट्रिपल निगेटिव नहीं है या HER2 पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में अर्ली स्टेज में पहले हम सर्जरी प्रीफर करते हैं। बट अगर थर्ड स्टेज में कोई पेशेंट आए जिसमें एक्जिला में नोड्स पॉजिटिव दिख रहे हो या ट्यूमर का साइज बड़ा हो, तो चाहे ट्यूमर का करेक्टर कोई भी हो, उसमें हम कीमोथेरेपी पहले प्रीफर करते हैं। द रीजन बीइंग कि आजकल इतनी अच्छी अच्छी कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी आ गई है कि अगर हम उसे पहले देते हैं तो उसके मल्टीपल इंप्लीकेशंस हैं। पहले तो हम ट्यूमर का साइज छोटा कर देते हैं, तो सर्जरी आसान हो जाती है। कई बार ट्यूमर का साइज बड़ा रहता है और कई पेशेंट चाहते हैं कि हम ब्रेस्ट कंजर्व कराएं, अपना पूरा ब्रेस्ट ना निकलवाना पड़े, तो उस कंडीशन में ये हेल्पफुल होती है। ट्यूमर के साइज छोटे होने से पेशेंट की ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी पॉसिबल होती है। दूसरी, उसका एक प्रोग्नोस्टिक इंप्लीकेशन ये है कि अगर हम बहुत इफेक्टिव कीमोथेरेपी, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी देते हैं अलॉन्ग विद द कीमोथेरेपी, और अगर पेशेंट्स का सर्जरी होती है और सर्जरी में जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है उसमें ट्यूमर के सेल नहीं दिखते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में हम कंप्लीट पैथोलॉजिकल रिस्पांस कहते हैं, तो ये इंडिकेशन है कि फ्यूचर में रिस्क ऑफ रिकरेंस काफी लो हो गया इस पेशेंट का। तो इस तरह हम अगर पहले कीमोथेरेपी अलॉन्ग विद द टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी देते हैं, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में देते हैं, डिपेंड करता है कि ट्यूमर का कैरेक्टर कैसा है और ट्यूमर का स्टेज कैसा है, और इसके लॉट ऑफ एडवांटेज है अगर हम सर्जरी से पहले देते हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा, हम अभी ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही एक इलाज है हार्मोन थेरेपी, ये ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये हार्मोन थेरेपी क्या है और ये काम कैसे करती है, अगर आप हमारे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में समझा दें। देखिए, जैसे कि अभी पहले डिस्कशन में बात हुई कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ट्रिपल नेगेटिव, हार्मोन पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव। तो हार्मोन थेरेपी स्पेसिफिकली या तो हार्मोन पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव या फिर ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में यूज की जाती है। हार्मोन थेरेपी स्पेसिफिकली जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ये महिलाओं में जो हार्मोन एक तरह के फीमेल हार्मोन्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है हार्मोन थेरेपी, जिससे कि जो ट्यूमर सेल्स है उसके बढ़ने की गति रुक जाती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जिन पेशेंटों की सर्जरी कर दी जाती है, कीमोथेरेपी खत्म हो चुकी है, रेडियोथेरेपी भी हो चुकी है, उन पेशेंट में अगर वो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हैं, तो कैंसर के वापस पलट के आने की संभावना, जिसको कि हम रिलैप्स बोलते हैं, उसको काफी हद तक हार्मोन थेरेपी के देने के माध्यम से कम कर दी जाती है। सपोज कोई पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 में डायग्नोज हुआ है पहले ही दिन, और वो हार्मोन पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, तो ऐसे केसेस में हम लोग हार्मोन थेरेपी एंड टारगेट थेरेपी के माध्यम से उसका इलाज करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में काफी हद तक हम कीमोथेरेपी भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोन पॉजिटिव कैंसर काफी हद तक लो एग्रेसिव कैंसर होते हैं, और इसमें काफी हद तक पेशेंट का सर्वाइवल भी अच्छा रहता है। कीमोथेरेपी के जो दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट्स है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि हार्मोन थेरेपी के वेरी नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट, यानी कि बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। एक जो जैसे कि डॉक्टर निमिष ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस और सेकंड कैंसर होने की संभावना, ये काफी मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं और वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। जो कीमोथेरेपी के मेन साइड इफेक्ट लाइक बाल जाना, मुंह में छाले आना, इन्फेक्शन लगना, ये सब हार्मोन थेरेपी में काफी हद तक नहीं होता है, जिसके माध्यम से हम पेशेंट्स को काफी अच्छा इलाज और काफी सुदृढ़ इलाज दे सकते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक कीमोथेरेपी। तो जो पेशेंट्स हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसमें उसी में ही हार्मोन थेरेपी दी जाती है विदाउट एनी कीमोथेरेपी। और डॉक्टर मनीष, ये टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, इसे कब दिया जाता है? देखो, टारगेटेड थेरेपी ने आपको एक प्रोटीन पता है। आप जब मैंने कीमोथेरेपी का बताया तो कीमोथेरेपी इज एक्टिंग ऑन ऑल फास्ट ग्रोइंग सेल्स। जब आप टारगेटेड थेरेपी की बात करते हो तो आप एडवांटेज ले रहे हो ट्यूमर में एक्सप्रेस हुए हुए प्रोटीन्स की, जैसे कि हार्मोन थेरेपी भी एक टारगेटेड थेरेपी है। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को आप टारगेट कर रहे हो और उसको बंद कर रहे हो तो इट इज लाइक अ टारगेटेड थेरेपी। देन यू हैव HER2 एक्सप्रेशन। तो HER2 एक्सप्रेशन में आपने यदि HER2 को ब्लॉक कर दिया, वो काफी सारे ड्रग्स है, पर्टुजुमैब, ट्रास्टुजुमैब, फैमट्रास्टुजुमैब या फिर TDM1, इस तरह के ड्रग्स है जो कि जाके HER2 को
चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद में या तो डायरेक्टली वो रिसेप्टर को बंद करते हैं या वहां पर कीमोथेरेपी डिलीवर कर देते हैं। ये फ्लैगिंग बोलते हैं। तो ये बॉडी को एक प्रकार से बता देते हैं कि यहाँ ट्यूमर है। देखो हमारा बॉडी क्यों अटैक नहीं कर रहा है ट्यूमर को, क्योंकि हमारे टी सेल्स को ये सिखाया जाता है कि हमारे अपने प्रोटीन्स को अटैक नहीं करना है। तो ट्यूमर सेल्स भी हमारे ही सेल्स है जो गलत रास्ते पे चले गए, जिनमें पीडीएल1 एक्सप्रेशन है और हमारे टी सेल्स में PD1 एक्सप्रेशन है। तो इम्यूनोथेरेपी भी एक प्रकार से टारगेटेड थेरेपी है। तो ये टी सेल और ट्यूमर सेल दोनों बात कर रहे हैं PD1 PDL1 के थ्रू। तो यदि आपने PD1 को ब्लॉक कर दिया तो आप टी सेल को एक्टिवेट कर रहे हो कैंसर के अगेंस्ट। यदि आपने HER2 को ब्लॉक कर दिया तो आप फ्लैगिंग कर रहे हो और टी सेल को बता रहे हो कि यहाँ अटैक करो। आप कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी दे रहे हो तो आप प्रोटीन्स को भी ब्लॉक कर रहे हो और उसके साथ में उसको किल कर रहे हो। आप हो सकता है CDK4 यूज कर रहे हो, आप हो सकता है PIK3 यूज कर रहे हो सकता है आप mTOR यूज कर रहे हो। तो आप अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को या तो स्मॉल मॉलिक्यूल से ब्लॉक कर रहे हो, एंटीबॉडी से ब्लॉक कर रहे हो, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट से ब्लॉक कर रहे हो, या इम्यूनोथेरेपी से ब्लॉक कर रहे हो। ये सारी ही प्रकार की ट्रीटमेंट्स टारगेटेड थेरेपीज में आती है, इंक्लूडिंग हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। और जो वैक्सीन है वो भी यही है, बेसिकली एक प्रकार से हमारे दुश्मन का पता बताना हमारे टी सेल को कि ये आज हमारे सेल्स नहीं है, इनको डिस्ट्रॉय करना है और इसको फ्लैग करना है। और इससे क्या होता है कि जब आप प्रोटीन्स को ब्लॉक करते हो तो आप नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं कर रहे हो। कीमोथेरेपी में आप रैंडम किल कर रहे हो, और रैंडम किल के अंदर बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं हमारे नॉर्मल, जो कि खुद को रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि उनमें रिपेयर मैकेनिज्म अच्छी है। ट्यूमर में रिपेयर मैकेनिज्म पुअर है तो वो रिपेयर होने में टाइम लगता है, लेकिन सारा ट्यूमर एक साथ नहीं जागता है, इसीलिए आपको बार बार और लंबे समय तक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन आप टारगेटेड थेरेपी बहुत लंबे समय तक दे सकते हो, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी 10 साल तक दे सकते हो आप। जो टारगेटेड ट्रास्टुजुमैब, पर्टुजुमैब या लापाटिनिब इस तरह के ड्रग्स है, बहुत लंबे समय तक दे सकते हो। कीमोथेरेपी को बहुत लंबे समय तक देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी वो अलाउ नहीं करती है कभी कभी। तो ये एक एडवांटेज होता है टारगेटेड थेरेपी का। और बहुत से लोगों को डर भी होता है बाल चले जाएंगे, तो काफी सारे टारगेटेड थेरेपीज में बाल जाने के चांसेस कम होते हैं, जो कि एक महिलाओं में बहुत कॉमन फियर होता है कि हमारे बाल तो नहीं जाएंगे। तो जब कोई लोग सिर्फ टारगेटेड थेरेपी पे होते हैं तो उनका एक ये एडवांटेज भी होता है। डॉक्टर श्रीकांत, हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने में शरीर की कैसे मदद करती है? इम्यूनोथेरेपी के मैकेनिज्म एक्शन, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे वो कोई भी कैंसर हो, मैकेनिज्म एक्शन मोर और लेस सेम ही होता है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि इट रिकॉग्नाइज आवर ओन सेल, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर सकता है। बट जब कैंसर के सेल जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो वो नॉन सेल्फ हो जाते हैं, वो एक तरीके से फॉरेन एलिमेंट हो जाते हैं। बट उनके ऊपर जैसा कि मिनीश सर ने बताया कि कुछ प्रोटीन एक्सप्रेशन, ऐसा प्रोटीन एक्सप्रेशन होता है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं और जब वो इम्यूनोथेरेपी देते हैं और उस कैंसर के उस प्रोटीन पार्ट को जब हमारा इम्यूनोथेरेपी मास्क कर देता है तो उसके बाद हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो जैसे टी सेल्स का जो नाम लिया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे इम्यून सिस्टम का, तो वो टी सेल फिर एक्टिव हो जाता है। और जब वो टी सेल एक्टिव हो जाता है तो फिर वो कैंसर के सेल्स को एज ए फॉरेन बॉडी रिकॉग्नाइज करके फिर उनको किल करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से इम्यूनोथेरेपी काम करती है कैंसर में। और ये न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में, इनफैक्ट सारे जितने भी कैंसर हैं सब में इम्यूनोथेरेपी के काम करने का मैकेनिज्म मोर और लेस एक ही जैसा है। आखिरी सवाल डॉक्टर मुर्तज़ा मेरा आपसे है। कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग स्टेजेस हैं। कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस स्टेज के लिए आप डॉक्टर्स बेहतर मानते हैं? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की अगर बात करें तो? देखिए, हमेशा अगर हम स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में तीनों मोडेलिटी, एक सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी एंड लाइक हार्मोन थेरेपी। तो अगर पेशेंट क्योरेबल स्टेट में, दैट लिमिटेड स्टेट में, स्टेज 1, 2, 3 तक इन तीनों का यूज किया जाता है।
स्टेज 1 और 2 में अगर पेशेंट HR पॉजिटिव HER2 नेगेटिव है तो मोस्टली हम सर्जरी पहले करते हैं, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कीमोथेरेपी की हार्मोन थेरेपी यूज करना है कि नहीं। अगर पेशेंट लोकली एडवांस स्टेज, जो कि स्टेज 3 यानी कि ब्रेस्ट के अलावा एक्सिला यानी कि बगल में भी कैंसर की गांठ पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में हम लोग पहले कीमोथेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी देके ट्यूमर को श्रिंक करके फिर सर्जरी करते हैं, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। अगर पेशेंट स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है तो डिपेंडिंग ऑन द हार्मोनल स्टेटस और टारगेट थेरेपी के आधार से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें जनरली सर्जरी को अवॉइड किया जाता है। मैंने पहले भी जैसे बताया था, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन इसमें हमको सर्जरी करते हैं अथवा रेडियोथेरेपी देते हैं, अदरवाइज उसमें सिस्टेमिक थेरेपी यानी हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुर्तज़ा, थैंक यू डॉक्टर श्रीकांत एंड थैंक यू डॉक्टर मनीष। आपने कैंसर के इलाज के बारे में हमें बहुत काम की जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक ये एपिसोड देख रहे हैं ये जानकारी उनके भी काम आएगी, उनको बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी कैंसर के इलाज के बारे में। थैंक यू हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए।